कंचन एक चालाक महिला थी। वो घर पर ही रहती, लेकिन अपनी चालाकी से खूब पैसा कमाया करती। अरे मेरे घर पर वो पैसे तो दे जाना जो मैंने अपनी सहेली को तुम्हारा घर दिलवाया है ना किराए पर, 10% उसका। हाँ, घर किराए में चढ़ाने का कमीशन तो बनता ही है। तभी कंचन का पति आ जाता है। अरे किसे घर दिलाया है, कौन सा, और कितने पैसे मिलने वाले हैं? अरे वो मेरी सहेली है ना शशि, उसे घर दिलाया है मैंने। वो नहीं है पिछली गली में 6 नंबर, वो वाला। लेकिन शशि तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, उससे क्या पैसे लेना? और कौन सा वो 6 नंबर? वही वो जहाँ भूत का साया है। अरे छोड़ो ना, हमें क्या, वो घर किराए पर कोई लेता ही नहीं था, इसलिए मकान मालिक ने कमीशन ज्यादा रखा था। अरे काहे की सहेली, मेरे लिए पैसे से आगे कुछ नहीं है, समझे? वहीं शशि अपने बच्चों के साथ उस घर में जाती है तो उसका बेटा कहता है, माँ मुझे इस घर में डर लग रहा है। अरे क्यों बेटा, हम लोग तो इतने सारे घर में किराए पर रहे हैं, फिर यहाँ क्यों डर लग रहा है? पता नहीं माँ, बस तू चलना यहाँ से। नहीं बेटा, कंचन आंटी ने हमें ये घर दिलाया है, वो कभी हम लोगों को गलत नहीं बताएगी। वैसे भी बेटा, इस घर के हम लोगों ने बड़े पैसे दिए हैं। शशि अपनी मेहनत से घर को साफ सुथरा कर चमका देती है। वो बाहर से घर को सजा देती है और फिर एक रोज, अरे शशि कैसी है, घर में सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बड़ा मकान है तो। हाँ, लेकिन थैंक्स टू यू कि इतने कम पैसे में इतना बड़ा मकान दिला दिया। शशि उस घर में रहकर बच्चों का एक छोटा सा स्कूल खोल लेती है, जो बहुत अच्छा चल जाता है। क्या बात है, लोगों ने अपने बच्चे यहाँ भेजना शुरू भी कर दिया। अरे कितने बच्चे हैं तेरे स्कूल में शशि? अभी तो 20 हैं, लेकिन जल्द ही मैं एक और कमरे में दूसरी क्लास भी शुरू कर रही हूँ। वो घर शशि को फलता है और वहाँ उसका काम जोरों शोरों से चल पड़ता है, जो कंचन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खैर, फिर एक रोज, कंचन मेरे बेटे की शादी है, तू जरूर आना। अच्छा, कैसे, कहाँ कर रही है शादी? तेरा बेटा तो अभी कम ही कमाता है ना? हाँ, लेकिन लड़की भी थोड़ा बहुत कमा लेती है, दोनों मिलकर घर चला लेंगे। जिंदगी भर गरीब ही रहना तुम लोग। बड़ा सोच शशि, मैं तो अपने बेटे की शादी किसी अमीर घर में करूंगी, जहाँ से ढेर सारा सामान और पैसा भी आए। शशि भोले मन से बेटे की शादी कर देती है। बहू और शशि के बीच खूब पटती। अब शशि कंचन के पास कम आना जाना कर देती है। काफी दिनों बाद कंचन के पास शशि का फोन आता है। कंचन, एक खुशखबरी है, हम लोगों ने घर ले लिया है, तू आ जाना गृह प्रवेश में, तुझे एड्रेस भेज रही हूँ। फोन रखने के बाद कंचन सोचती है, क्या बात है, क्या था इसके पास, और आज घर भी ले लिया, बेटे की शादी भी कर दी, और मैं बस 100-200 कमीशन खाने वाली ही रह गई। मेरे तो नसीब ही फूटे हुए हैं। तभी वहाँ कंचन का बेटा आता है। अरे क्या हो गया माँ, क्यों रो रही हो? कंचन उसे सारी बात बता देती है। एक तू ही है, तुझे एक लड़की नहीं मिल रही शादी करने के लिए। माँ लड़की तो है, लेकिन उसके पापा शादी में खर्चा नहीं कर सकते हैं, पैसे वाले घर की नहीं है, लेकिन नौकरी अच्छी करती है। अरे पागल है क्या, नौकरी अच्छी करती है? अरे अचार डालना है क्या उसकी नौकरी का? तो क्या चाह रही हो माँ आप? तो एक काम कर, यहाँ कोई अमीर लड़की देख, मैं भी यहाँ रिश्तेदारों में बोल देती हूँ कि मैं तेरी शादी कराना चाहती हूँ, देखते हैं कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। और ये जो लड़की है जो मुझे पसंद है वो? अरे छोड़ना उसे, गरीब घर की लड़की नहीं चाहिए मुझे, अमीर घर में शादी करेंगे तो बैठकर 5 साल फ्री में खाएंगे। लड़के को भी माँ की बात सही लगती है। फिर एक दिन, और कंचन, वो तेरे बेटे के लिए ना लड़की देखी है, आभूषणों की दुकान है लड़की के बाप की, मेन बाजार में, तेरा लड़का ठीक लगा है उन लोगों को, 5 लाख कैश भी देंगे। अच्छा, अरे ठीक है ना, बोलो रिश्ते की बात करने आ जाए, हमें तो भाई मंजूर है। माँ लड़की तो देख लो। अरे चुप, ज्यादा दिमाग मत लगा, बड़ा है लड़की देखने वाला।
हम खुद कौन सा शाहरुख खान हैं? अब बहन जी फाइनल कर दीजिए आप। क्या कहता बेटा बेचारा जब बात पैसे पर फाइनल होनी थी। कैसे बोलता कि लड़की दिखा दो, मान जाता है बेचारा। बधाई हो, शादी पक्की हो गई है। बस तुम ना बेटे की जल्दी से सैलरी स्लिप और मकान तुम्हारे नाम है इसका डिक्लेरेशन भेज दो। अरे कैसी बात कर रही हो मौसी, शादी कर रहा हूँ, लोन नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। अरे बेटा वो क्या है ना, तेरी माँ की इमेज बहुत ज्यादा ही खराब है, तू तो जानता ही है। 100 रुपये के लिए भी तेरी माँ किसी को नहीं छोड़ती। ऐसे में तेरी शादी हो रही है, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है मौसी, मैं सारी डिटेल भेज रहा हूँ। लेकिन ये क्या, अभी कंचन के बेटे की शादी किसी से तय होती उससे पहले ही कोई और 10 लाख कैश का रिश्ता लेकर आ जाता है। हाय रे, इतना देने वाले खड़े हैं बाजार में, मुझे तो पता ही नहीं था। ये ले 5,000 एडवांस। और क्या बोल। कंचन फटाक से 5,000 एडवांस ले लेती है। तो रिश्ता पक्का समझे? हाँ पर लड़की तो दिखा दो। ये लो, लड़की ही दिखानी होती तो 5,000 कैश कैसे दे देते? अरे शादी के दिन मिल लेना ना लड़की से। कंचन खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी शशि के घर जाती है बेटे को लेकर। घर तो बहुत ही शानदार बनाया है शशि। वैसे बहू को तो मिला, देखी नहीं तेरी बहू। हाँ हाँ क्यों नहीं, पर तू बस आधे घंटे और रुक जा। वो ना बड़ी सरकारी कंपनी में है, बड़े ओहदे पर, तो जब आएगी तभी मिल पाएगी। ये बता क्या खाएगी, मैं नौकर को बोल देती हूँ कुछ बना देगा। हैं? तूने नौकर भी रख लिया? वो क्या है ना, बहू के पास वक्त नहीं है और मैं करूँ उसे पसंद नहीं है। कंचन को तो बहुत जलन होती है, लेकिन क्या करती। ये ले शादी का कार्ड, ये मेरे बेटे की शादी का है, जरूर से आना, ठीक है? शादी वाले दिन सभी मंडप पर आते हैं, लेकिन ये क्या, स्टेज पर तो एक काली मोटी और तोतली लड़की खड़ी होती है। आंटी आंटी खाना खा कर जाना। ये क्या हो गया कंचन, ऐसी लड़की से तूने अपने लड़के की शादी क्यों कर दी? मुझसे गलती हो गई, पैसे की लालच में मैंने अपने बेटे की जिंदगी खराब कर दी। तभी बेटा आता है। माँ, मैं ये शादी हरगिज नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, मैंने लड़की के पापा से पैसे ले लिए हैं। अरे तो मैं क्या करूं, पैसे आपने लिए हैं, मैंने नहीं। बाय। लड़का वहां से चला जाता है और पीछे रह जाती है लालची कंचन। तो देखा आपने, पैसे की लालच से कोई भी रिश्ता जोड़ना कितनी बुरी बात हो सकती है। गोपाल, राजेश और करण तीनों भाई थे। गोपाल सबसे बड़ा, राजेश मंझला और सबसे छोटा करण। माता पिताजी के गुजर जाने के बाद गोपाल और उसकी पत्नी सुलोचना राजेश और करण की हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। राजेश और गोपाल दोनों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाते हैं और राजेश एक कंपनी का चीफ इंजीनियर भी बन जाता है और करण शहर का नामी फोटोग्राफर। एक दिन सुलोचना अपने पति गोपाल से कहती है, वक्त आ गया है कि हम राजेश भैया की शादी कर दें। 26 के हो गए हैं अब। वो तैयार हो तो कर देंगे। आपसे नहीं कहा, घबराते हैं, मुझे पता है। राजेश भैया शादी के लिए तैयार हैं। लड़की भी पसंद कर ली है उन्होंने, रागिनी नाम है। आप कहे तो लड़की को मिलवाने बुला लेते हैं। अब हाँ, नेकी और पूछ कभी भी बुलवा लो। गोपाल के हामी भरते ही राजेश और रागिनी की शादी की बात करने रागिनी के माता पिता गोपाल के घर आ जाते हैं। सुलोचना मेहमानों के लिए पकवान लाती है, वहीं करण अपने कैमरा से इस शुभ अवसर को रिकॉर्ड कर रहा है। माँ बाप तो जब ये राजेश और करण छोटे थे तभी चले गए, फिर मैंने दोनों को बड़ा किया और सुलोचना ने हर वक्त हर चीज में मेरा साथ दिया। वही तो रागिनी बता रही थी कि आपने कितना कुछ किया है राजेश के लिए।
इसीलिए गोपाल जी, हमने डिसाइड किया है कि अब आपको राजेश की जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ेगी। अब रागिनी और हम उसका ध्यान रखेंगे। आपका तो हक बनता है जी। अरे नहीं नहीं भाई साहब, शायद आप समझे नहीं। हम चाहते हैं कि राजेश शादी के बाद हमारे साथ ही रहे। अब ये तो मुश्किल है। हमारे घर भी काफी जगह है। ऊपर वाला पूरा मजला राजेश और रागिनी के लिए खाली कर देंगे। और अगर मैं मान भी जाऊं ना, तो इस बात के लिए राजेश नहीं मानेगा कभी। पूछ लीजिए। गोपाल भैया, राजेश से तो मैंने पहले ही हाँ करवा ली है इस बात के लिए। राजेश, ये सब बातें तुमने मुझसे क्यों नहीं की? तुम्हें कभी रोका नहीं है किसी चीज के लिए। हमेशा तुम्हारा साथ ही दिया है, पर एक बार बात तो की होती। अब भैया, वो मैं सुलोचना, ये बात तुमको भी पता थी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अरे छोड़िए ना गोपाल जी, क्या टीवी सीरियल जैसा ड्रामा कर रहे हैं। अब राजेश बड़ा हो गया है, खुद का ध्यान रख सकता है। वो तो आज ही पता चल गया कि राजेश बड़ा हो गया है। मैंने अपनी माँ को मरते वक्त वादा किया था कि तीनों भाई हमेशा साथ रहेंगे, बंटवारा नहीं करेंगे। एक ही चूल्हा जलेगा घर में हमेशा। अरे भाई साहब, अगर आपको मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं, आप राजेश को अपने घर में बांध लीजिए। हमें क्या, चलो जी। अरे अरे, आप रुक जाइए, मैं भैया को मना लूंगा। मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन ये बात नहीं मान सकता राजेश, क्योंकि मां से किए वादे का सवाल है। गोपाल कभी भी इतना नाराज नहीं होता था। भाई की तेज आवाज सुनकर रागिनी का परिवार वहां से जाने लगता है। उन्हें वापस बुलाने के लिए राजेश उनके पीछे जाता है और अपने हाथ का कैमरा रखकर करण भी उनके पीछे जाता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। सौतेले भाई हो, फिर भी आपने अपनी खुशी तक का बलिदान दे दिया इन दोनों के लिए, और आज सौतेला भाई है, ये उनको थोड़ी ना पता है, और पता चलना भी नहीं चाहिए। शायद कभी पता नहीं चलना चाहिए। रात को खाने की टेबल पर सब चुपचाप खाना खा रहे होते हैं। तभी गोपाल कहता है, देखो, शादी कराने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, लड़की भी अच्छी है, बस हम साथ रहें हमेशा। भैया, साथ रहने के चक्कर में बांध लिया है आपने करण और मुझे अपने साथ। अरे भैया से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? ये पहली बार था जब राजेश ने इतने सालों में गोपाल भाई के सामने आवाज ऊंची की हो। तुम घूमने फिरने जाते हो, लेट नाइट पार्टीज, लंबी ट्रिप्स में, कभी रोका है क्या मैंने तुम्हें? पर यह क्या जिद है भाई कि हम सब साथ रहेंगे? मैं रागिनी के साथ उनके घर में रहना चाहता हूं। करण भी अकेले किसी फ्लैट में रहना चाहता है ताकि उसे अपनी स्पेस मिले, अपने हिसाब से जी सके। करण, तुम सब मुझसे कहते क्यों नहीं हो ये बातें? तुम्हारे कितने ही दोस्त तो आते हैं, रात को यहीं स्लीप ओवर करते हैं। मैंने कभी किसी बात पर तुम्हें नहीं टोका, फिर ये अचानक आज खुद की स्पेस वाली बात। भैया, आप नहीं समझोगे। अरे तो समझाओ ना मुझे, तब समझूंगा ना। अब मैं इस घर की जेल में और नहीं रह सकता जिसके जेलर आप हो। राजेश अपनी प्लेट पर जोर से चम्मच मारकर चला जाता है। करण भी अपने कमरे में चला जाता है और आज सुबह बनाया वीडियो कंप्यूटर में सेव करता है। वीडियो प्ले करते ही उसे वो पार्ट भी दिखता है जब वो कैमरा वहीं छोड़ गया था। राजेश के साथ रागिनी की फैमिली को मनाने उनके पीछे चला गया था। कैमरा में सुलोचना और गोपाल की सौतेले भाई वाली बात प्ले होती है। करण वीडियो देख के रोने लगता है और सीधे राजेश के कमरे में जाके उसे सब कुछ बता देता है कि कैसे सौतेले भाई होते हुए भी गोपाल ने उनके लिए कितना कुछ किया। दोनों भाई रात भर सो नहीं पाते। अगली सुबह घर के मेन गेट पर, अरे सुलोचना, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ जी? ये देखो, नेम प्लेट बदलकर किसी ने
3 भाइयों का एक घर ऐसा लिखवा दिया है। अरे, किसने किया होगा ऐसा? हमने किया भाभी। राजेश और करण पीछे खड़े हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। भैया, कल आपकी और भाभी की बातें कैमरा में रिकॉर्ड हो गई थी। भैया, हमें पता चल गया है, आप हमारे सगे भाई नहीं हो। लेकिन भैया, इतना तो सगा भाई भी नहीं करता किसी के लिए। मैं रागिनी की फैमिली को मना लूंगा भैया, और हम तीनों यहीं रहेंगे, हमेशा एक साथ। हाँ भैया, तीनों भाइयों का एक ही घर होगा। तीनों भाई एक साथ गले लग जाते हैं और आंगन में खुशी के आंसू बहाते रहते हैं। शिक्षा, कोई हमारे लिए अच्छा करे तो उसमें कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए। न जाने सामने वाला किन परिस्थितियों में हमारे लिए कुछ कर रहा हो। जयश्री की शादी के कुछ साल बाद ही उनके पति इस दुनिया से चले गए थे। एक बेटा था, रमित। अब जयश्री का पूरा ध्यान रमित पर ही था। जयश्री एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और रमित की पढ़ाई और परवरिश के लिए पैसे भी कमा लेती थी, जिसकी वजह से रमित को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। अच्छा स्कूल, कॉलेज, नौकरी, और यूं ही साल बीतते गए। रमित की शादी भी हो चुकी थी। बहू का नाम था चारू। एक दिन चारू ने जयश्री से कहा, प्रमोशन हो गया है आपकी बहू का, आशीर्वाद दीजिए माँ। मेरा भी होता था, इसमें क्या बड़ी बात है। जयश्री को रमित से ज्यादा लगाव था। वो चारू से कोई बुरा बर्ताव तो नहीं करती थी, पर कोई खास अपनापन भी नहीं रखती थी। अगले दिन जयश्री आंगन में पौधों को पानी डाल रही थी, तभी उसके कानों से एक आवाज टकराती है। एक फूल तोड़ लूं क्या? जयश्री पलट कर देखती है और बस देखती ही रह जाती है। ये तो मिलन है। अब तुम इतने साल बाद? ऐसी तो हमारी कभी बात नहीं हुई थी कि हम इतने साल बाद कभी मिलेंगे नहीं। देखो, मुझे अच्छा लगा तुम्हें देखकर, लेकिन मेरे बेटे रमित ने तुम्हें देख लिया ना तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, कहाँ है रमित? काफी बड़ा हो गया होगा बेटा। बड़ा भी और ताकतवर भी। पिटाई कर देगा तुम्हारी। उसकी माँ पे डोरे डालने आए हो अगर तो। तभी वहाँ रमित आ जाता है और मिलन से पूछता है, कहिए सर, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? कहीं का रास्ता पूछना है क्या? नहीं, आना तो यही था। दरअसल मैं फूल लेने के लिए आया था, एक ले लूं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल माँ, इनको फूल दे दो ना। रमित वहाँ से अपनी कार में बैठकर ऑफिस चला जाता है। मिलन एक फूल तोड़ के जयश्री को दे देता है। अभी जाता हूँ, पर ये बताओगी वापस कब मिलेंगे? कभी नहीं, अब मत आना। हमें साथ होना होता तो जवानी के दिनों में ही हो गए होते। अब मिलने से कोई फायदा नहीं है और दुनिया वाले कई तरह की उल्टी बातें ही करेंगे। तब भी तुमने दुनिया के लिए ही साथ नहीं दिया था मेरा। रमित छोटा था, उसके पिताजी चल बसे थे। मैं उस पर ध्यान देना चाहती थी। अरे हम दोनों उस पर ध्यान दे सकते थे ना। औरतों के लिए बार बार शादी करना आसान नहीं होता। अब चले जाओ यहाँ से, इसके पहले कि कोई हमारी बात सुन ले। जयश्री को डर था कि कोई मिलन को और जयश्री को वहाँ देख ना ले, लेकिन उनका ये डर सच हो चुका था। उनकी पड़ोसन बिमला बाहर आंगन में सूख रहे कपड़ों के पीछे से उनकी सारी बात सुन रही थी। ठीक है, चला जाता हूँ। रविवार को मंदिर के पीछे खड़ा रहूंगा, दर्शन देने आ जाना। नहीं आऊंगी, और तुम भी मत आना। मैं इतने साल बाद आया हूँ, तुमको आना ही पड़ेगा। तुम रोक नहीं पाओगी खुद को। सालों पहले तुम्हारी बात मान ली थी, पर इस बार नहीं। मिलन अपना फरमान सुनाकर वहां से चला जाता है और पड़ोसन को अपना मसाला मिल जाता है। पूरे मोहल्ले में जयश्री और मिलन की बातें होने लगती है। बिमला पड़ोस में सभी औरतों के कान भर देती है। उड़ती उड़ती बात रमित के कानों पर भी पड़ती है। रमित गुस्से में तिल मिलाया सा बिमला के पास पहुंचता है। आपको शर्म नहीं आती? आप मेरी माँ की बदनामी कर रही हो।
अरे रविवार को तुम्हारी माँ को बुलाया है उसने बेटा, मंदिर के पीछे, देख लेना खुद ही अपनी आंखों से। जयश्री को इस बात की भनक भी नहीं रहती कि उसकी पीठ के पीछे उसके बारे में कैसी बातें चल रही है। रमित भी जयश्री पर नजर रखे हुए था। विमला ने जयश्री के रिश्तेदारों तक भी ये बात पहुंचा दी थी। रविवार आ ही गया। जयश्री परेशान थी कि जाए या ना जाए। शाम हुई और उसने तय किया कि आखिरी बार वो मिलन को ये कहने जाएगी कि मिलन को उसकी जिंदगी से चले जाना चाहिए। जयश्री मंदिर पहुंचती है और जयश्री को देखते ही मिलन मुस्कुराता है। आ ही गई तुम। जयश्री कुछ बोले इसके पहले ही रमित बोल पड़ता है। और मैं भी आया हूँ, रुक साले। जयश्री रमित को देख के घबरा जाती है। मिलन वहां से भाग जाता है। रमित और जयश्री एक दूसरे को देखते हैं। जयश्री डरी हुई है और रमित शर्मिंदा। वो बिना कुछ बोले वहां से घर चला जाता है। रमित जब घर पहुंचता है तो चारू उससे पूछती है, मैं सो रही थी, तब तक आप कहाँ चले गए थे? और मम्मी जी किधर है? गुलछर्रे उड़ा रही है मम्मी जी। इस उम्र में न जाने किससे मिलने गई थी। अरे मम्मी जी के बारे में ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? तभी जयश्री आ जाती है और पीछे पीछे रिश्तेदार भी। सही कह रहा है रमित, बेटा मैं गुलछर्रे उड़ाने ही गई थी। क्या क्या हो रहा है इस घर में? अरे तुम्हारी सास अभी जवान हुई है, एक आदमी से मिलने गई थी। पता नहीं कब से चल रहा है ये सब, 27 सालों से चल रहा है ये सब। वो मिलन था जिससे मैं मिलने गई थी। रमित के पिताजी की मौत के बाद उसने मेरा बहुत साथ दिया। मैं हॉस्पिटल में नर्स थी और वो कंपाउंडर, पर इतनी मदद के बाद भी उसने मेरी बराबर इज्जत की। मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, कभी मेरा फ़ायदा नहीं उठाया। उसे मुझसे प्यार हो गया था, पर रमित मेरे साथ था और मैं रमित को अपना सारा प्यार और दुलार देना चाहती थी, किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। मिलन ने मेरी बात मानी और मुझसे दूर चला गया, पर उसने कभी शादी नहीं की। आज भी मैं उससे मिलने इसीलिए गई थी क्योंकि मैं उसे मना करना चाहती थी कि वो मुझसे ना मिले, ताकि मैं रमित की जिंदगी पर ध्यान दे पाऊं। लेकिन और रमित, तुम माँ के बारे में ऐसी बात कर रहे थे। सौतेला है ना, इसलिए मेरा होता तो शायद नहीं करता। ये क्या कह रही हो माँ जी? हाँ, हॉस्पिटल में एक औरत आई थी, कोई घर परिवार नहीं था और इसके जन्म के बाद वो चल बसी। मिलन को दया आ गई, उसने अपने घर ले जाने की बात की, लेकिन उसका कोई परिवार न होने के कारण हॉस्पिटल वाले राजी नहीं हुए। उसने मुझे और रमित के पिताजी से रिक्वेस्ट की और वो बच्चा रमित आज मुझसे ही। सब चुप थे। रमित को भरोसा नहीं हो रहा था। तभी चारू को पता नहीं क्या सूझा और वो बोल पड़ी, मैं इस घर में नहीं रह सकती। देख रही हो माँ, आपकी हरकत की वजह से जा रही है ये भी घर छोड़कर। नहीं, तुम्हारी हरकत की वजह से। तुम अपनी माँ की खुशी नहीं देख पाए, उनसे एक बार पूछा तक नहीं कि सच क्या है, वो मिलने क्यों गई थी। बस सीधे बोल दिया कि गुलछर्रे उड़ा रही थी। तुम ये बताओ कि तुमने सोचा भी कि तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा मैं? और तुम्हारी माँ, वो कैसे रही होंगी अपने पति के बिना इतने साल? हर इंसान को किसी के साथ की जरूरत होती है। पर मैं क्या कर सकता हूँ माँ के लिए? मुझे इस घर में रखना है तो इस घर में एक शादी होगी मम्मी जी की, उस आदमी के साथ जिससे माँ मिलने गई थी। वरना इस घर में जैसे सासू माँ अकेली रह रही है, तुम भी रहकर देखो। बहुत मनाने पर भी चारू मानती नहीं और रमित को माँ की शादी के लिए मना लेती है। माँ बहुत मना करती है, मगर चारू की जिद के आगे किसी की नहीं चलती।
रमित सब रिश्तेदारों को बुलाता है। रिश्तेदारों को लगता है कि सास के पुराने प्रेमी की कहानी सुन के चटखारे लेंगे, लेकिन जब रिश्तेदार घर पहुंचते हैं तो देखते हैं जयश्री मंडप में बैठी हुई है और रमित अपनी माँ का कन्यादान कर रहा है। तुम नहीं होती तो मैं अपनी माँ का अकेलापन और दर्द कभी समझ नहीं पाता। एक औरत दूसरी औरत के दर्द को समझती है, इसीलिए मैं मम्मी जी की शादी करवा पाई। अब ये बताओ, इनको हनीमून पर कहाँ भेजना है? उम्र के हिसाब से तो वृद्धाश्रम भेजना चाहिए। सिद्धि पढ़ने में होशियार और बहुत ही समझदार। एक बार जो पढ़ ले मानो उसके जहन में वो किसी कार्बन कॉपी की तरह छप जाता। एक दिन सिद्धि की माँ उससे कहती है, अरे बेटा, सारा दिन पढ़ती रहती है, कभी थोड़ा बाहर भी घुमाया कर। अरे सिद्धि की शादी करा दो, कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? पहले तो पढ़ाओ, फिर जब कमाए खाने का वक्त आए तो किसी और के घर वो कमा कर खिलाए। अरे ना बाबा ना। नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए, मैं शादी नहीं करूंगी और अभी तो मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू होने वाली है। तो क्या लाखों रुपए लगाऊं मैं पढ़ाई में और फिर लाखों शादी में? पागल समझाए क्या? सिद्धि कुछ कहती है कि उसकी माँ बोल पड़ती है, लेकिन उसकी पढ़ाई का खर्चा तो सरकार उठा रही है। सिद्धि को माँ की बात अजीब लगती है। वो सोचती है कि माँ आखिर झूठ क्यों बोल रही है। पिता के जाने के बाद वो पूछती है, माँ क्यों झूठ बोला पापा को? पढ़ाई का पैसा कहाँ से आएगा अब? सिद्धि की माँ अपने सोने के कंगन को देखकर कहती है, मैं किसी भी तरह तेरी पढ़ाई कराऊंगी, लेकिन तेरी शादी जैसा बेतुका फैसला ना लेने दूंगी। हाँ। सिद्धि माँ के गले लग जाती है। खैर, डॉक्टरी की पढ़ाई के दूसरे साल ही पिता कहते हैं, सिद्धि की शादी तय हो गई है, अगले महीने को इसी दिन उसकी बारात आ जाएगी। माँ और बेटी के लाख बगावत के बाद भी सिद्धि की शादी राहुल से हो जाती है। सुन सिद्धि, तेरे पिता ने दिया ही क्या है, बेवकूफ तू, और ऊपर से कोई दहेज नहीं। मैं कोई चैरिटी तो कर नहीं रहा हूँ जो तुम्हारी जैसी से शादी करता। सिद्धि समझ नहीं पाती कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। अगले दिन सास कहती है, अरे सिद्धि, सुना तू मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी, बड़ी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। अरे तेरे से अच्छे रिश्ते थे, वो तो तेरे पिता ने हमें दहेज का लालच दिया और दिया कुछ नहीं। देखिए, दहेज तो पल भर का मोह है। अच्छी बहू घर और समाज दोनों को खड़ा करने में सार्थक भूमिका निभाती है, ये तो मानते ही होंगे ना आप? अरे बस बस, इतने मोटे मोटे शब्द ना बोल, हम ना पिघलेंगे। सिद्धि बहू, जरा भाग कर अपने पिता के घर जाओ और 50,000 रुपया लेकर आओ। दुकान पर इस महीने बहुत ही घाटा हो रहा है, लगता है तेरे कदम ठीक नहीं है। ये क्या कह रहे हैं पापा आप? मेरे बाबूजी कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? मेरे पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं थे, तभी तो पापा ने आपके घर मेरी शादी की है। तभी उसका पति वहां आ जाता है और उसे जोर से चांटा लगा देता है। जबान इतनी चल रही है, मेरे पिता के सामने बोल रही है, हैं? उन्होंने सिर्फ 50,000 मांगे थे तुमसे और तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे पूरी जागीर मांग ली हो। सास सिद्धि का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर कर देती है और वो सीधे अपने माँ बाप के घर चली जाती है। माँ, कैसी हो तुम? अरे सिद्धि अरे तुम आने वाली थी, बताया नहीं? पापा या भाई कोई लेने आ जाता। क्यों? भाई क्यों लेने चला जाता? और कोई काम नहीं है क्या? इसकी शादी में जो पैसे लगे हैं वो पेड़ से थोड़ी ना तोड़े थे, वो कर्जे भी तो चुकाने हैं। मैं और तेरा भाई दिन रात मेहनत करते हैं तब ये पैसे आते हैं। सिद्धि ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो किस तरह कहे कि उसे तो और पैसे लाने के लिए भेजा गया है। वो माँ से मिलकर चुपचाप वापस चली जाती है। अरे कहाँ है झोला? कैसा झोला माँ?
अरे माँ की बच्ची, पैसों को झोले में डाल के ही लाई होगी ना, इतने पैसे मुट्ठी में दबा कर तो लाई नहीं होगी। पापा के पास पैसे नहीं है माँ, अब वो कहाँ से लाए इतने पैसे। तभी वहाँ ससुर जी आ जाते हैं। अरे वाह, कहाँ से लाएंगे? हमने तो जैसे यहाँ पैसों को छापने की मशीन लगाई है। पैसा है तो दो, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। सिद्धि जोर जोर से रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसके बाद उसके साथ जो होता है वो उसने कभी सोचा भी नहीं था। सिद्धि का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाता है। जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसका पति और देवर खड़े होते हैं। लाओ लाओ, मैं अभी इस पर तेल डालकर जला देती हूँ। सिद्धि ये सुनकर डर जाती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। तो क्या करे, तू हमारे तो किसी काम की है नहीं अब। लेकिन सिद्धि किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचती है कि वो कहाँ जाए, क्योंकि पिता के घर में भी उसे स्वीकारा नहीं जाएगा। उसे भूख लगती है और पास की मिठाई की दुकान से समोसा लेकर बैठ जाती है। लेकिन जिस पेपर में वो समोसा खा रही होती है, उसमें एक विज्ञापन दिखाई देता है। अरे, सरकार की ये योजना तो बहुत अच्छी है, इससे तो मैं अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी। सिद्धि सीधे उस सेंटर में पहुंचकर वहां के लोगों को सारा हाल सुनाती है। हम लोगों को तो तुम जैसे टैलेंट की तलाश ही रहती है। तुम बिना चिंता के यहाँ पढ़ाई करो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। सिद्धि का जीवन वहां से बदल जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब सिद्धि एक मशहूर डॉक्टर बनती है। एक दिन सिद्धि अपने कैबिन में बैठी होती है, तभी राहुल यानी कि उसका पति वहां आता है। डॉक्टर, मेरी माँ को बचा लीजिए, वो बुरी तरह से जल गई है। शहर में सिर्फ आप ही है जो मेरी माँ को बचा सकती हैं। लेकिन ये क्या? सामने सिद्धि को देख राहुल हैरान हो जाता है। तुम? हाँ, मैं। हाँ, देखो ना, ईश्वर का भी कैसा खेल है। एक वक्त जो औरत मुझे जला देना चाहती थी, वो आज खुद जली हालत में मेरे भरोसे पड़ी है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, बस मेरी माँ को बचा लो। अपना काम तो मैं करूंगी ही, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज है, और इंसान होने के नाते इंसानियत।